गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात करी थी आवेश, आवेश के परिभाषा तथा उसके गुण। पिछले वीडियो में ये सब हमने डिस्कशन कर लिया था कि आवेश क्वांटीकृत होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, वो पूर्ण गुणज। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कूलाम के नियम की। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, कूलाम का नियम। आज कूलाम के नियम के बारे में कौन नहीं जानता। ठीक है, चलिए बात करते हैं कूलाम के नियम की। तो इसके अंदर कूलाम ने क्या बताया, सुनिए। देखो, कूलाम ने कहा दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए कूलाम ने नियम दिया, जिसके अनुसार, ठीक है, तो आपने अभी सुना कि स्थिर बिंदु आवेशों के बारे में दिया, ठीक है, और वो भी कितने थे, दो। कितने थे, दो। तो स्थिर बिंदु आवेश क्या होता है, सबसे पहली बात आती है स्थिर बिंदु आवेश। क्या होता क्या है स्थिर बिंदु आवेश? तो जब इसकी बात कर रहे हैं हम स्थिर बिंदु आवेश की, तो इसका मतलब है कि दो ऐसा आवेश, दो छोड़ी ऐसे आवेश, जैसे हम किसी चीज को नोटिस करते हैं, जैसे अगर माइक्रोस्कोपिकली देखें, मैक्रोस्कोपिकली देखें, तो उनमें डिफरेंस होता है। लाइक दैट कि जैसे मान लो एक हाईवे पे कार चल रही है, तो सिंगल कार चल रही है, पास से देख रही है तो पता हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 कितनी है। लेकिन अगर हम एक कुछ डिस्टेंस से देखें, थोड़ी दूर से देखें, तो हमें एक लाइन से दिखेगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक पॉइंट जैसा से दिख रहा है। समझ में आ रहा है पॉइंट वाली बात? ठीक है, तो ये बात हो रही है बिंदु आवेश। इसका मतलब ये नहीं है वहां पे एक ही आवेश है, यहाँ पे जितने वो टोटल आवेश जितने भी थे वो छोटे 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 बहुत दूर से है, तो उसकी बात कितनी होगी, Q1। बिंदु मान लिया, उसको एक पॉइंट चार्ज मान लिया, एक स्रोत मान चुके हैं। ठीक है, तो क्या कहा, दो बिंदु आवेश, तो दो बिंदु आवेश मान लेता हूं मैं, एक मान लेता हूं Q1, दूसरा मान लेता हूं Q2। ठीक है, ओके। अब इनके बीच की दूरी मान ली मैंने R, कितनी, R। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब कूलाम का नियम कहता क्या है, कूलाम का नियम यह कहता है कि जो ये दो बिंदु स्थिर आवेश है, उनके मध्य विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहली बात क्या कहता है कि F जो है वो अनुक्रमानुपाती है, किसके, इन दोनों के परिमाण के, आवेशों के परिमाण। तो परिमाण क्या होगा, Q1 और Q2, और इनके गुणनफल के। ठीक है, क्लियर, इंटू लगा सकते हो बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड बात क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल यानी F, ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा उनके मध्य लगने वाली दूरी के वर्ग के। ठीक है, यानी क्या होगा, इनके बीच की दूरी कितनी है, R, उसके व्युत्क्रमानुपाती 1/R, और उसके भी किसके बराबर होता है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्लियर। तथा इसके आगे क्या कहता है, यह है दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है, तो ये रेखा हमने बना ली है, इसके बारे में इसको लिखना नहीं है, बस ये थर्ड पॉइंट था। ठीक है, क्लियर। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, कंबाइन। तो F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R। तो अब देखिए, दोनों को जब हमने कंबाइन कर दिया तो हमारा बना था F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बना नहीं बना, बना, एब्सोल्युटली बना। अब आपने कहा, सोचा होगा यहाँ पे जगह खाली कैसे छोड़ी, तो यहाँ पे था अनुक्रमानुपाती का चिन्ह। किसका था, अनुक्रमानुपाती। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे इक्वल के सिंबल में, तो एक अनुक्रमानुपाती गुणांक आएगा, जिसको बोलते हैं के। क्या बोलते हैं, के। आवेश के लिए कूलाम के नियम में क्या आएगा, के। ठीक है, ये क्या आएगा, के, जिसका मान कितना होता है, जिसका मान हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, के इक्वल कांस्टेंट। क्या होगा, के कांस्टेंट होगा। यह दो चीज पे डिपेंड करेगा, एक तो मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धति पढ़ी है ना आपने पिछली साल, MKS CGS FPS, है ना। दूसरा है किस चीज पे डिपेंड करेगा, दोनों आवेशों के मध्य माध्यम पे, किस पर, माध्यम पर डिपेंड करेगा।
ठीक है, यानी माध्यम कैसा है, निर्वात है, वायु है, या फिर कोई धातु के अंदर है, किसी और के अंदर है, ये उस चीज पे डिपेंड करे। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए के जो होता है वो इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो निर्वात के अंदर और एम्केन्स के अंदर क्या लेते हैं, यानी कि पहली अगर कंडीशन लगा दूं, जब क्या हो, निर्वात हो और क्या हो, एमकेएस पद्धति हो, तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। और इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलेंगे, विद्युतशीलता। निर्वात की बात हो रही है तो निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब आगे देखिए, निर्वात की विद्युतशीलता हो गया, तो अब एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तो अब जब हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे के अंदर, तो आंसर आएगा के का एक फिक्स मान होगा, क्या होगा, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसका जस्ट अपोजिट होगा, किसका, इसका अपोजिट होगा, क्यों, ये नीचे है, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि निर्वात के अंदर के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब अगर हम बात करें कि माध्यम क्या हो, निर्वात या वायु के अतिरिक्त हो, ठीक है, तो वायु के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। वायु के लिए के कितनी वैल्यू होती है, के की 1 कितनी होती है, के की वैल्यू 1। ठीक है, सॉरी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ठीक है, क्लियर, ऐसे अलग अलग के लिए। तीसरा अगर मैं बात करूं, आपका माध्यम निर्वात है लेकिन क्या हो, सीजीएस पद्धति में हो, किसमें हो, सीजीएस में हो, तब के की वैल्यू कितनी होगी, 1। कितनी होगी के की वैल्यू, 1 लेनी है। क्लियर, ओके। चलिए अब देखिए, इसको हम एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। चलिए बात करें इसके ऊपर एक छोटे से न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल के अंदर है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है। इनके मध्य बल के परिमाण तथा प्रकृति की गणना करनी है। तो क्या कह रहा है, मानो दो आवेश है, क्वेश्चन कर रहा हूं मैं यहाँ पर, एक छोटा सा न्यूमेरिकल Q1 दे रखा है, ओके, एंड Q2 दे रखा है। दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए Q1 की जो वैल्यू दे रखी है वो है 2 इंटू 10⁻⁻7। Q1 की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, और Q2 की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक है, अब इनके मध्य हमें F की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला क्या होगा, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सीधा सीधा सा है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, सोल्व करना है। तो देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए, सोल्व करने से पहले ध्यान रखने वाली बात सिर्फ ये है कि हमें तीनों को एक ही पद्धति में लेना है। जैसे ये हमारा कूलाम है, ये भी हमारा कूलाम है, दोनों एमकेएस में है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेंटीमीटर दे रखा है इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी आर की वैल्यू आ जाएगी 30/100। सेंटीमीटर से जब मीटर में कन्वर्ट करते कितने से डिवाइड करते हैं, 100 से, तो वैल्यू आ जाएगी 0.30 या फिर 3 मीटर। क्लियर, इन सब की जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो F इक्वल टू के की वैल्यू आप लिख सकते हो 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7 3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर। तो F इक्वल टू हो गया 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁹ ये तो आपको आता है फॉर्मूला पावर का सोल्व करना। ठीक है, और इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, 0 पॉइंट था तो 10⁻²। ठीक है, अब F इक्वल टू 3 से 3 कट गया, 3 से ये कट के 3 आ गया, तो ऊपर आ गया 6। कितना आ गया, 6 इंटू, यहाँ पे जब सोल्व करेंगे
तो जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस से ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो 9 और 2 11 माइनस 14, तो F इक्वल टू आ गया 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। क्या आ गया, -3 न्यूटन। दोनों देखिए यहाँ पे आवेश धनावेश है, तो इनकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिकर्षण। क्या होगी, प्रतिकर्षण। ये आपका पूरा आंसर होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण की प्रकृति होगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या आता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। देखिए इसको बोलते हैं परावैद्युतांक भी बोलते हैं, विशिष्ट विद्युतशीलता भी कहते हैं। तीनों इसी के नाम है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, परावैद्युतांक और क्या हो गया, विशिष्ट विद्युतशीलता। ठीक है, तो होता क्या है, ये माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता, यानी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की जो विद्युतशीलता होगी उनका अनुपात जो होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। यह अनुपात क्या होता है, शुद्ध होता है। शुद्ध कैसे होता है वो बताऊंगा, देखिए आगे। तथा आपेक्षिक विद्युतशीलता मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि होती है। ठीक है, अतो चलिए आप फटाफट ये बताइए कमेंट करके कि विद्युतशीलता जो होता है, सिर्फ विद्युतशीलता, यह विमाहीन होता है या नहीं होता है। अगर होता है, विमाहीन होता है, तब तो कोई बात नहीं, कमेंट कर दीजिए विमाहीन। अगर विमा होती है तो क्या विमा होगी, वो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब देखिए, मैंने कहा आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता। क्या, माध्यम की विद्युतशीलता तथा माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता को लिखते किससे है, एप्सिलॉन आर से। क्या होता है, एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या है, माध्यम में होता है एप्सिलॉन, क्या होगा माध्यम के लिए वैल्यू एप्सिलॉन, और इसके लिए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आ गया हमारा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन। तो चलिए अब बात करते हैं हम एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कूलाम के नियम से F इक्वल टू क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और क्या होता है साथ में इंटू के, और के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करके पुट कर दूंगा। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना आ गया, देखिए ये 1 के इंटू में होता है, किसके इंटू में होता है, 1 के इंटू में, तो ये इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, अच्छा जी क्लियर है। तो आगे देखिए, ये वैल्यू आ गई, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट दिख रही है ना आपको, ऊपर जो अभी लिखी थी, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो एप्सिलॉन इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, हो गया। तो ये हमारी वैल्यू आ गई एप्सिलॉन की। यानी किसी माध्यम के अंदर अगर हमें विद्युतशीलता निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा ना सबको, ठीक है। अब देखिए, अब आगे हम बात करते हैं, मैंने अभी एक बात पूछी थी कि क्या विद्युतशीलता विमाहीन होती है या नहीं। आपेक्षिक विद्युतशीलता तो देखिए विमाहीन होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मैंने कह दिया विमाहीन होती है। कैसे होती है वो मैं आपको प्रूफ करके भी बता दूंगा। लेकिन विद्युतशीलता की विमा क्या होती है, तो देखिए समीकरण 2 से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई, ये तो कांस्टेंट है। एफ की वैल्यू कितनी होती है विमा में, m1L1T-2, और आवेश की क्या होती है Q1 Q2 की वैल्यू, अभी स्टार्टिंग बताया था A1 T1, होता नहीं होता, 2 है तो क्या कर देंगे 1 2 है तो स्क्वायर। क्लियर,
ठीक है, यहाँ पे हो गई। आर की वैल्यू कितनी होती है, एल की पावर 2। L1 होता है लेकिन 2 लिख दिया क्योंकि स्क्वायर है। क्लियर। अब जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे हम, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू A2 T2 M-1। L1 और 2 था तो 3 हो गया, तो L की पावर -3 T की पावर -2। सॉरी, माइनस नहीं होगी, नीचे माइनस दे रखी, ऊपर जाके क्या होगी, प्लस होगी। क्लियर। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आ गया M-1 L की पावर -3, 2 और 2 4 और A की पावर 2। तो पता चल गया होगा विद्युतशीलता जो होती है वो क्या होती है, विमा युक्त राशि होती है। इसकी क्या होती है, विमा होती है। लेकिन अपेक्षिक विद्युतशीलता विमाहीन कैसे होगी, क्योंकि एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी विमा भी क्या होगी, ML3 T की पावर 4 A की पावर 2, और इसकी भी क्या होगी, M-1 L की पावर 3 T की पावर 4 A की पावर 2। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इसलिए एप्सिलॉन आर एक विमाहीन राशि होती है, बनाएगा वैसे। ठीक है, तो एप्सिलॉन क्या होती है, विमाहीन राशि होती है। चलिए गाइस, आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक पे सदिश निरूपण में कूलाम का नियम तथा बहुल आवेशों के कारण क्या होता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसकी बात करेंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए कंटिन्यू पढ़ने के लिए, ताकि और जोश और हिम्मत के साथ वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।